से ऑडियंस के जहन में आ जाएगा आखिर ये है क्या? आप कुछ बताना चाहेंगे डिटेल में इसके? तितली फिल्म तो बेसिकली परिवार के बारे में, 5 लोग एक परिवार में हैं, जो 3 भाई हैं, उनका बाप है, और बाद में जो सबसे छोटा लड़का है उसकी शादी हो जाती है। तो ये 5 लोग एक घर में रहते हैं, एक अजीब सा परिवार है। कहानी सबसे छोटे भाई की है, जो अपने बड़े भाई से परेशान है और वो भागना चाहता है घर से, पर भागने के चक्कर में वो ऐसी कुछ चीजें करना शुरू कर देता है जिससे वो अपने बड़े भाई जैसा ही बनने लग जाता है। तो जो बड़ा भाई करता था वो किन्हीं और अलग तरीकों से अब वो करना शुरू कर देता है, और फिर ये कहानी है कि जब उसे ये एहसास होता है कि वो अब वही बन रहा है जिससे वो नफरत करता था, तो फिर वो करता क्या है, और इस सब में बाकी परिवार का क्या हाथ है और क्या हिस्सा है, और इससे हमें हर परिवार के बारे में अलग अलग तरह से कैसे पता चलता है। जी, तो ये जो आपने शायद आपने लिखा भी इस जी को, तो ये कैसे आपके जहन में आया कि मुझे इस पे फिल्म बनानी है? ये स्टोरी जब आप पहली बार दिवाकर सर के पास लेके गए, उनको सुनाया, तो किस तरह से हुआ उसे? ये तो देखो, फिल्म बनते बनते बनी है। मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँ तो कुछ और फिल्म हम बनाने निकले थे। जब शुरुआत की थी मैंने और शरद ने साथ में लिखी है, शरद कटारिया जिन्होंने अभी दम लगा के ऐशा की है, तो उस समय तितली भी नहीं तब लिखी जा रही थी, दम लगा के भी बहुत अर्ली डेज थे उसके भी, तो हम दोनों मिलके लिखते थे बहुत समय तक, 1-1.5 साल हमें लगा लिखने के लिए। तो हमने शुरू तो की थी ये कहानी यहाँ से लिखना कि एक लड़का है जो अपने भाई से भागना चाहता है, पर फिर हमने एक ड्राफ्ट लिखा, हमें कहानी अच्छी लगी, लेकिन हमें लगा फिर ये बड़ा भाई जो है ये थोड़ा सा विलन टाइप लग रहा है, बोरिंग है, ये ऐसा क्यों है। फिर हमने बड़े भाई को समझने की कोशिश की, जब बड़े भाई को ज्यादा इंसानी तौर पे देखा और खाली विलन की तरह नहीं देखा, उसको समझने की कोशिश की, तो पता चला कि शायद वो जैसा है वो ऐसा क्यों है। तो फिर बाप मिल गया घर में, बाप का कैरेक्टर मिला। फिर एक और ड्राफ्ट लिखा तो लगा यार ये बाप अब विलन है, बाप ऐसा क्यों करता है। तो सवाल पूछते रहे, और जैसे जैसे सवाल पूछते रहे और जवाब हमें मिलते गए दोनों को एज राइटर्स, तो बनते 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 एक्चुअली फिल्म ने खुद को अपने आप लिख दिया। हम लोग तो बस जरिया सा बन गए। तो बनते बनते ही फिल्म बनी है। लिखने के प्रोसेस में हमें बहुत सारी चीजें पता चली, और जब लगा कि एक ऐसी फिल्म है हमारे हाथ में जो अब तक नहीं कही गई है, जो वाकई में कुछ नया है, तो फिर हम उसे दिवाकर के पास लेके गए और हमने बोला कि देखिए हमने ये ढूंढा है, आपको कैसा लग रहा है। तो दिवाकर बहुत एक्साइट हो गए देखते ही स्क्रिप्ट, तो बोला ये तो फिल्म बनानी चाहिए, तो मुझे डायरेक्ट करने दो। मैं बोला सर ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब मैं ये खुद ही करना चाहूँगा। तो थोड़ा हमने थोड़ा खेला, मजाक नहीं बोल रहा हूँ, बट दिवाकर ने देखा और उसने बोला कि ये तो मुझे प्रोड्यूस करनी है। तो बस वहीं से कहानी शुरू हुई। कैसा एक्सपीरियंस है आपका खासकर जो यंग एक्टर्स हैं, रणवीर शोरी हैं और काफ़ी सीनियर एक्टर्स भी हैं इसमें, उनके साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सेट पे कैसा माहौल रहता था? कुछ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, बिकॉज हम लोग सारे ही आई थिंक छोटी फिल्में, और हम लोग सारे ही मिल के कुछ बहुत अलग करना चाह रहे थे, कुछ बहुत ही ऐसा करना चाह रहे थे जो अब तक सिनेमा में ज़्यादा दिखा ना हो। तो आई थिंक सारे ही एक्टर्स बहुत ज़्यादा एनर्जाइज थे, सब भी बहुत ज़्यादा एंथू थे, सबको ही लग रहा था कि कुछ अलग है, कुछ मज़ेदार है, तो करते हैं मिलके। तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा काम करने का साथ में। जी, एक डायरेक्टर का ये सोच होती है कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊं जो क्रिटिक्स को भी पसंद है और वो अच्छी खासी बिजनेस भी करे, तो आपकी क्या सोचती है इस फिल्म को बनाने? क्रिटिक्स को ज़्यादा इम्प्रेस करना है या बिजनेस बहुत अच्छा? नहीं, मुझे नहीं लगता मैं इस किसी भी इन दोनों जरिए में से सोच रहा था। मेरे पास एक कहानी थी, एक कहानी ऐसी कहानी थी जो सच्ची कहानी थी, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं खुद भी जानता था, जिसे बोलने की मुझ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग चाह थी। मुझे ये था कि ये कहानी लोगों तक पहुंचानी है। तो आई थिंक मेरा पूरा थ्रू आउट इस प्रोसेस में एक ही एफर्ट था, वो ये था कि ये फिल्म बननी चाहिए, और ये फिल्म ऐसे ही बननी चाहिए जैसे ये कहानी को मैं जानता हूँ, और सच्चाई से बननी चाहिए। तो आई थिंक ना तो मैं क्रिटिक्स के बारे में सोच रहा था, ना बॉक्स ऑफिस के बारे में सोच रहा था, बिकॉज मुझे लगता है एज ए डायरेक्टर मैं पहले ऐसे फिल्म बनाना चाहता हूँ जो मुझे पसंद आए, और कहीं ना कहीं मुझ में ये कॉन्फिडेंस है कि मुझे लगता है कि ऑडियंस मैं भी हूँ, तो मुझे कुछ पसंद आएगा तो ऑडियंस को भी पसंद आएगा। तो वो इंस्टिंक्ट में लेके आप सबसे पहले वही फिल्म बनाने की कोशिश करते हो जो आपको अच्छी लग रही है और आपको पसंद आ रही है। तो आई थिंक बाकी सब बैक ऑफ द माइंड था। पहली फिल्म होती है तो आप बहुत ज़्यादा और हिम्मत लेके भी आते हैं। तो आई थिंक मैं सोच नहीं रहा था, बाकी इन दोनों में से किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा था। जी, पहली फिल्म जैसे आपने बताया पहली फिल्म थी आपकी, तो किस तरह का सपोर्ट मिला खासकर दिवाकर से या यश राज से, किस तरह का सपोर्ट मिला?
कैसा बहुत ही एक्चुअली एक उम्दा और बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो पहली फिल्म थी और पहली फिल्म पे इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस का सपोर्ट होना और इतने एक्सपीरियंस्ड फिल्म मेकर दिवाकर जैसे का सपोर्ट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसके साथ साथ पूरी हर तरह का फ्रीडम मिलना, ये भी खुली छूट मिलना कि जैसी फिल्म आप बनाना चाहते हो वैसी फिल्म जाके बनाओ। तो मुझे नहीं लगता इससे बेटर कोई भी एक शुरुआत मिल सकती थी किसी डायरेक्टर को। तो मेरे लिए काफ़ी बोले तो एक तरह से ड्रीम स्टार्ट ही था। जी जी, कहीं ना कहीं ये भी ये था कि आपने दिवाकर के साथ पहले भी काम कर चुके हैं एज ए असिस्टेंट, तो वो भी कहीं ना कहीं खुशनुमा माहौल होगा आपके लिए। बिल्कुल था, बिकॉज दिवाकर के साथ मैंने लव सेक्स और धोखा लिखी भी थी, 2 फिल्मों पे काम भी कर चुका था उनके साथ पहले। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम दोनों का सिनेमा को देखने का नज़रिया बिल्कुल सेम है। एक तरह की फिल्में पसंद करते हैं, एक तरह की सोच है। तो आई थिंक उससे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि एज ए डायरेक्टर जब आप एक ऐसे प्रोड्यूसर के पास जाते हैं जो खुद डायरेक्टर है, आपको ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि सोच सिमिलर है और वो फिल्म को बहुत बेनिफिट करेगी लॉन्ग रन में। तो मुझे नहीं लगता कि फॉर द फर्स्ट फिल्म और कोलैबोरेशन किसी और के साथ भी बेटर कर सकता था मैं। जी जी, पोस्टर पे आते हैं, पोस्टर पहले ऊपर लिखा हुआ हर फैमिली नहीं होती जी, और यहाँ पे किसी के हाथ में गन है, तो किसी के हाथ में हथौड़ी है, कोई डब्बा लिया है, चूरन का डब्बा लिया हुआ है और कोई बैग लिया हुआ है। क्या मतलब क्या है ये पर्टिकुलर, क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं वो? पोस्टर गुस्से में भी है सब, मतलब कोई किसी के चेहरे पर स्माइल नहीं है, कुछ नहीं है। पोस्टर थोड़ा सा यही है कि आपको किस तरह की फिल्म आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जाना चाहते हैं किस तरह की फिल्म है, उसका आइडिया देना चाहता है। इन पांचों के कहीं ना कहीं फिल्म का नाम तितली है, लेकिन है ये इन पांचों के बारे में, और पांचों अपने आप में बहुत ही अजीब तरह के किरदार हैं, पेक्यूलियर किरदार हैं। तो हमारी कोशिश ये थी पोस्टर के जरिए सबके बारे में कुछ ना कुछ कहने की। विक्रम का किरदार जो रणवीर शोरी निभा रहे हैं, उनकी हथौड़ी है, वो आप देखेंगे फिल्म में कैसे वो उनका एक बहुत ही किरदार का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अमित और नीलू के पास बैग है, क्योंकि वो बैग लेके उसका मेन फिल्म में यही है कि वो भागना चाहती है, वो उसकी फोर्स करके शादी कर दी है। तो हर कैरेक्टर के साथ हम यही कैरेक्टर के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे पोस्टर में, और उस सबको साथ लाने के लिए हर फैमिली नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिलीज तो हम सबकी हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हर फैमिली में कहीं ना कुछ गड़बड़ या तनाव या कुछ तो रहता ही है। तो वो जो एक थॉट है फिल्म के पीछे, उसको हम जोड़ना चाह रहे थे। तो इससे हर फैमिली नहीं होती लाइन आई, जो एक्चुअली आदि ने सोची, और हमको जैसे ही पता चला हम सबको बहुत अच्छी लगी। तो वहां से वो उस लाइन से हमें लगता है पोस्टर पूरा जुड़ जाता है एक साथ। फाइनली बढ़िया से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, खासकर होती हुई फिल्म देखने जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भी उतना ही उत्सुक हूँ देखने के लिए कि ऑडियंस को ये कैसी लगती है फिल्म, क्योंकि मैंने शुरू से ही एक इंडियन ऑडियंस के लिए फिल्म बनाई थी। तो ऑडियंस से मैं ये कहना चाहूँगा कि फिल्म बहुत ही इमोशनल है, और 5 अलग अलग किरदारों के बारे में है, एक परिवार के बारे में है। तो हर परिवार का जो मेंबर है वो फिल्म को देख सकता है और अपने अपने नज़रिए से देख सकता है। आप किसी भी किरदार से जुड़ के उसको देख सकते हैं। अगर आप डैडी हैं परिवार के, तो आप डैडी की तरह ये फिल्म देख सकते हैं। तितली की तो ये फिल्म है ही। अगर आप परिवार की नीलू हैं तो नीलू बन के ये फिल्म देख सकते हैं, या फिर बड़ा भाई है तो बड़ा भाई बन के, मझला भाई है तो मझला भाई बन के। तो फिल्म इमोशनल है, थोड़ी सी सैड है, बहुत सारी ह्यूमरस भी है, फनी भी है, मुझे भी नहीं पता क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं भी उत्सुक हूँ देखने के लिए कि ऑडियंस का रिएक्शन कैसे होता है, और होप कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने आए। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। के बारे में तितली की तैयारियाँ किस तरह से चल रही है, और लोगों को ये जानना है कि आखिर ये तितली है क्या? हाँ, लोगों को जानने के लिए ज़रूर ट्रेलर देखना पड़ेगा, पर हम उन्हें बता सकते हैं तितली कहानी है एक ख़ानदान की, हिंदुस्तानी ख़ानदान की, जो गाड़ी चलाता है। उनका ख़ानदानी काम है गाड़ी चलाना, और तितली एक लड़का है जो सबसे छोटा भाई है, और वो एक ज़िंदगी चाहता है जो नॉर्मल हो। वो एक बाइक चाहता है, एक पार्किंग टेंडर चाहता है, एक सिंपल काम चाहता है, वो गाड़ी चलाना नहीं चाहता।
जैसे इस देश में डॉक्टर का बेटा डॉक्टर कभी कभी नहीं बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा कभी कभी इंजीनियर नहीं बनना चाहता, उधर एक गाड़ी चोर का बेटा गाड़ी चोर नहीं बनना चाहता। तो तितली इसकी कहानी है, यशराज और दिवाकर ने प्रोड्यूस की है, और इसमें थोड़ा एक्शन भी है और थोड़ा कॉमेडी भी है और थोड़ा रोमांस भी है। पर तितली एक गरीब सोसाइटी, एक गरीब देश और एक गरीब शहर की कहानी है, अगर अल्टीमेटली सोचेंगे। और उन लोगों की कहानी है जो बचपन से वो सिंपल चीज़ें नहीं पाते जो 10% देश पाता है, चाहे खाना हो, चाहे पानी हो, चाहे बहुत जो मीनिंग सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक इंसान की, इस देश में 90% लोगों को नहीं मिलती है। तितली इस चीज़ के बारे में कि उन लोगों की एक कहानी क्या है। तो एक परिवार की कहानी है जो जिसका परिवार बड़ा है और खाने के लिए उनके पास ठीक से कमाई नहीं है, आमदनी नहीं है, तो उनको चोरी करनी पड़ रही है या कुछ उल्टे सीधे काम। तो उसमें तितली क्या कर रहा है, क्या कहाँ फंसा हुआ है? जी, तो आप जैसे सब दिख रहा है कि ये तितली के बड़े भाई हैं, ये तितली के पापा हैं और ये नीलू है जिसके साथ तितली की शादी करवाई जाती है। तो तितली भागना चाहता है। तो ये कहानी है कि तितली कैसे भागने की कोशिश करता है इस परिवार से और कैसे वो फेल हो जाता है और कैसे सक्सेसफुल नहीं रहता और फिर से कोशिश करता है इस लड़की के साथ मिलके इस मोहल्ले से निकलने की, जो मोहल्ला गाड़ी चोरों से भरा है और एक ऐसा मोहल्ला जहाँ जैसे मैंने कहा बिजली नहीं पहुँचती और पानी नहीं पहुँचता, जहाँ लोग जिस तरीके से रहते हैं जीना मुश्किल है। एक मतलब छोटे से शहर की कहानी है जहाँ पे रियल में जी, छोटा सा शहर नहीं है, ईस्ट दिल्ली की कहानी बेस्ड ईस्ट दिल्ली में, और आधी दिल्ली ऐसे रहती है। और मैं दिल्ली में पैदा हुआ था यार, और साउथ दिल्ली में पैदा हुआ था। नहीं, ताजुब की बात है मेरे दोस्त कि मैंने नहीं देखा हुआ। आई वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ब्लेस्ड इनफ जहाँ पे मेरे सर पे एक रूफ था, मेरे प्लेट पे खाना था, और मुझे नहीं पता कि हमारा 90% हमारे देश कैसा रहता है यार, मेरे को नहीं पता। और इस जगह रह के ये पिक्चर शूट करके मुझे शायद 2% आइडिया आया है कि 25 साल हर रोज पिट के या सुबह बाथरूम जाने की जगह ना हो तो क्या महसूस होता है, दिल में क्या लगता है, क्या गुस्सा आती है जब सामने जाते हो। एक फार्म हाउस होता है जहाँ एक BMW पार्क है और वो खाली है फार्म हाउस। वो फार्म हाउस हॉलीडे होम है जो लोग 4 दिन आके इस्तेमाल करते हैं पूरे साल में। और अगर तुम हो IAS एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो और तुम्हारे पास पानी नहीं है, खाना नहीं है, तुम्हारा बाप तुम्हें चप्पलों से मारता है क्योंकि वो दारू पीता है, और उसकी अलग मुसीबतें हैं क्योंकि उसके पिता ने उनको चप्पल मारी और वो भी गरीब है। तो नहीं, हम नहीं समझते क्या बीतती है अपने देश पे। हम बस कह सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं दिखाने की, पर हम समझ नहीं सकते। और ये असलियत है लाइफ की। इस फिल्म में मैंने समझने की ज़रूर कोशिश की। कामयाब पूरी तरीके से एक कलाकार कर नहीं होता क्योंकि प्रोसेस है। यू कांट बी परफेक्ट एट व्हाट यू डू, और यू कांट से कि मैंने जो किया है ये कंप्लीट है। तो यू ऑलवेज गेट बेटर, यू ऑलवेज कैन लर्न मोर। सो तितली इसके बारे में जी, मैंने ये भी सुना है कि तितली यहाँ से भागता है फिर वही आकर रुक जाता है, मतलब फिर वही उसी चीज़ से मिल जाता है। जी, जिंदगी जैसे अक्सर हम अपने आप से भागने की कोशिश करते हैं और हम अपने परिवार से भागने की कोशिश करते हैं, या हम उन चीज़ों से भागने की कोशिश करते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं। और क्या होता है, हमें भागने के बाद ही रियलाइज़ होता है कि वो जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती थी वो हमारे अंदर थी और वो हमारा एक हिस्सा थी। तो हम उनसे भाग नहीं सकते, हमें उनको सुलझाना पड़ेगा, हमें उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मेरे में क्या कमियां हैं या मेरे को किस चीज़ से तकलीफ है, और वो टैकल करनी पड़ते हैं। हम तकलीफ़ों से भाग नहीं सकते हैं। तुम जितना भी दूर भाग लो वो तकलीफें तुम्हारे साथ, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में रहती हैं। बात करें कि ये आपकी पहली फिल्म? जी, एज अ लीड मेरी पहली पिक्चर है। जी, ये आपकी पहली फिल्म? जी। तो ये किस तरह से ऑफर हुई, क्या उसके बीच में क्या ऑफर शब्द एक गलत शब्द हुआ। ये पिक्चर मुझे ऑफर नहीं हुई, इस पिक्चर के लिए मैं लड़ा हूँ। इस पिक्चर के लिए मैंने खून पसीने बहाए हैं। तो ये ऑफर नहीं हुई थी मुझे, मैंने ऑडिशन दी थी 2 महीने की, करीब 50 ऑडिशंस दी थी, जो मुश्किल थी क्योंकि ऑडिशंस का जो ये प्रोसेस था, ये मुझे अतुल मुंगिया हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत खूब कास्टिंग डायरेक्टर और एक्टिंग वर्कशॉप्स लेते हैं। सारे बॉलीवुड एक्टर्स की लिटरली उनने वर्कशॉप्स ली होंगी और कास्टिंग की होगी। लुटेरा, आशिकी, ऐसी सब बहुत पिक्चरें हैं, आशिकी नहीं सॉरी लुटेरा है, और दिवाकर बनर्जी की पिक्चरें हैं, बहुत सारी फिल्मों की वो कास्टिंग करते हैं और वर्कशॉप्स करते हैं। तो ये वर्कशॉप्स ले रहे थे और ये जो ऑडिशंस थे, जो वर्कशॉप्स थे,
ये एक बहुत ही डिप्रेसिंग एक्सपीरियंस था यार, बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज तितली समझने के लिए मुझे ये सब चीज़ें समझनी पड़ी कि पिट के, चप्पलों से पिट के क्या, मैं बचपन से नहीं पिटा गया, मैं 2 थप्पड़ खाया हूँ अपने पिता से, और वो इसलिए क्योंकि हिस्ट्री प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लिखा होगा या कुछ अच्छा नहीं किया तो पिता ने आगे थप्पड़ मार दिया। पर हाँ, इसलिए नहीं पिटा हूँ क्योंकि घर में माहौल इतना खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है कि तुम पिट रहे हो माँ से, भाइयों से, जिससे भी, तो मैं ऐसा कभी नहीं पिटा हूँ। मेरे को नहीं पता कि यार कैसा होता है लाठी खाना, चप्पल खाना, सड़क पे फेंका जाना, कैसा कैसा लगता है। तो ये चीज़ें समझने के लिए मैंने चप्पलें खाई ऑडिशन की प्रोसेस के ड्यूरिंग। ये चीज़ें समझने के लिए मैं वर्सोवा चौपाटी पे गया, अपनी पैंट उतार के मैं उधर हाफ नेकेड खड़ा हुआ और बाथरूम जाने की कोशिश की, क्योंकि मेरे डायरेक्टर ने कहा तुम जाओ चौपाटी पे और महसूस करके आओ, तुम तो एक दिन कर रहे हो, महसूस करके आओ कि जो चौपाटी पे हर रोज़ बाथरूम जाते हैं सुबह सुबह, उनका दिन कैसे शुरू होता है, उनके दिन में क्या बीतती है। और तुम ये शायद अभी 1 घंटा जाके एम्बैरेस्ड फील करोगे, ह्यूमिलिएटेड फील करोगे, पर वो जो एम्बैरेसमेंट है, वो ह्यूमिलिएशन है, वो याद रखो, क्योंकि उसके बिना ये किरदार नहीं निभा सकते तुम। निभा सकते सब किया सब। मैं गया उधर, मैं बाथरूम नहीं जा पाया, मैंने पैंट तारी और मैं बैठा हुआ और मेरे पीछे 5 लोग डोल्चे और गवाना ग्लासेस में और नाइकी के जूतों में भाग रहे हैं, और मैं उधर गॉगल में एक पतला सा दिल्ली का लड़का जो बहुत आउट ऑफ प्लेस लग रहा था, पीछे गांठी दौड़ रही थी, मेरे को देख रही थी यार ये तो अच्छे घराना का लग रहा है, ये क्यों यहाँ पे पैंट खोल के बैठा हुआ है। मेरे साथ में एक अंकल मंजी कर रहे हैं, मंजन कर रहे हैं, जो सुबह वो मेरे को देख रहे हैं यार ये चौल से तो नहीं है, ये क्यों बैठा है। तो ये चीज़ें गौर से देखी मैंने, समझने की कोशिश की, और ये इसलिए नहीं था कि ले चप्पल खा ले और यशराज की फिल्म मिल जाएगी, ये इसलिए था कि इस चप्पल को खा के समझ कि क्या बीतती है इंसान पे चप्पल खा के बचपन से। तो ये इससे एक चीज और भी हो गया कि आपको इस किरदार के बारे में क्या करना है, कैसे इस किरदार में ढलना है, बिल्कुल ये बहुत आसान हो गया। बिल्कुल आसान तो नहीं हो जाता मेरे दोस्त, रिसर्च हो, ये सब रिसर्च है। तो एज एन एक्टर तुम्हें ये रिसर्च अपने काम में लानी है, और वो एक अलग प्रोसेस है। उस रिसर्च को तुम अपने आप को एक पिंजरे में बांध के रख सकते हो, पर तुम्हें फिर भी पिंजरे में रहने का कोई आइडिया नहीं होगा। वो क्रिएट करने के लिए तुम्हें और बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो हमारे पास वक्त नहीं है डिस्कस करने के लिए। एज एन एक्टर क्राफ्ट अप्रोचेज होती हैं, तुम कैसे वो चीज़ें महसूस करते हो। तो आसान नहीं, पर इसने एटलीस्ट मेरे को क्लैरिटी दी इस प्रोसेस ने कि क्या करना है मुझे। जी, पोस्टर में दिख रहे हैं हम, किसी के हाथ में हथौड़ी है, किसी के हाथ में बैग गन है, बंदूक है जी, और आपके हाथ में एक गन है, आपके हाथ में भी बैग है और सर पे एक सहरा है। आपके हाथ में भी है सर में सहरा है। तो क्या मतलब क्या चला, वो पिताजी के हाथ में चूरन का डब्बा है, तो क्या है ये सीन, क्या है ये सीन है दिखाने के लिए कि इस परिवार के जी अलग अलग सोच और जो अलग अलग नजरिए हैं इनके जिंदगी के। ये है जो बड़ा भाई रणवीर शोरे, इनके हाथ में एक हथौड़ा है और इनका जो एक्सप्रेशन है ये एक गुस्सा सा बस अंदर चुका है, इनका हिस्सा बन चुका है। और इधर है एक अमित सियाल जो अभी भी थोड़े उतावले हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके हाथ में एक बंदूक है और उनका थोड़ा और नरम एक्सप्रेशन है, आप देखेंगे। और इधर तितली है जो दबा हुआ है। तो इससे हमें बस पता लग रहा है इस पिक्चर के हिस्से कौन है। डैडी है, नीलू है और तितली है और विक्रम है। और ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा इन सबके साथ काम करके? बहुत खूबसूरत सीखने को मिला, बहुत खूबसूरत, बहुत कुछ सीखने को मिला हर इंसान से, चाहे वो शिवानी हो, चाहे वो दिवाकर बनर्जी हो, चाहे रणवीर शोरे हो, चाहे कन्नू बैल हो, और सबसे बहुत सीखने को मिला। क्योंकि हर कलाकार से कुछ ना कुछ और हर इंसान से कुछ ना कुछ, मैं आपके साथ अभी भी बैठ के आपसे भी कुछ सीख रहा हूँ। और तो यू लर्न फ्रॉम एवरीथिंग यार, बहुत सीखने को मिली चीज़ें। एक्टिंग प्रोसेस के बारे में भी, फिल्म बनाने के बारे में पहली बार 120 पेजेस 120 पेज मेरे सामने रख दिए गए कि हर पेज हर सीन में मैं हूँ। और तो हिल भी गया और घबराहट भी हुई और एक्साइटेड भी था। यशराज, दिवाकर बनर्जी, और पागल एक्सपीरियंस रहा है ये ऑनेस्टली। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, लकी नहीं कहूँगा मैं, अपने आपको बहुत काम किया मैंने, इसलिए बहुत ब्लेस्ड हूँ कि ऐसे टीम के साथ, ऐसे आर्टिस्ट के साथ, ऐसा DOP, ऐसी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, ऐसे लोगों के साथ काम करने को मिला। क्रिटिक्स से ज़्यादा उम्मीदें इस फिल्म को या फिर बॉक्स ऑफिस? यार ये एक्टर किसान अब वो 2-3 रुपए का आलू बेच के फिर नहीं सोचता ना कि आगे नेचर्स बास्केट ने 50 रुपए का बेचा या हाइपर सिटी में 12 का बेचा। तुम अपना काम करके एज एन एक्टर छोड़ देते हो यार, तुम छोड़ देते हो एज एन एक्टर, यू डोंट थिंक अबाउट इट। क्रिटिक्स को पसंद आई क्योंकि हमने एक आईना दिखाया कि देखो इंडिया ऐसी है। अब
पब्लिक को क्या पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा ये पब्लिक कह सकती है, और ये कोई नहीं कह सकता। पब्लिक एक पिक्चर देगी, उसे मनोरंजन आएगा, उसे अगर एक कहानी से लगाव आएगा, उसे अगर इन्वॉल्वमेंट होगी तो वो जाके देखेगी। और मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं ये नहीं समझता कि पब्लिक क्या चाहती है। मैं समझता तो मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस होता और मैं बहुत ज़्यादा और कामयाब होता। जो तो आपको देख के लगता है कि आप शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन यार ये आपने बहुत ही मुश्किल सा प्रश्न पूछा है। शायद कभी लोगों ने मेंशन किया होगा मैं यार शाहरुख खान की पिक्चरें इतनी नहीं देखी हैं मैंने लाइफ में ऑनेस्टली। शाहरुख खान मस्ट बी वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्किंग एक्टर्स इन द कंट्री। यार वो हर जगह छाए हुए हैं, दुनिया में छाए हुए हैं। फ्रांस में गया तो लोगों ने पूछा तुम शाहरुख खान को जानते हो? मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा चलो चलो नेक्स्ट बंदा कौन है एक्टर, ये दूसरा लाओ। तो शाहरुख खान देश भर में छाए हुए हैं, दुनिया भर में छाए हुए हैं, और उनकी वजह से एक्चुअली इन कमर्शियल फिल्म्स की वजह से भी इंडियन आर्ट हाउस फिल्म्स हो, इंडियन पैरेलल सिनेमा हो, वो बहुत जगह देखा जा रहा है क्योंकि पहले शाहरुख या सलमान की पिक्चरें पहुंच चुकी हैं। दैट बीइंग सेड, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हिज एक्टिंग बट आई कैन ओनली हैव रिस्पेक्ट। आई डोंट नो हिम एंड आई कांट से एनीथिंग अबाउट हिम। सो मैं इंसान के बारे में कभी मिला नहीं हूँ तो मैं कुछ नहीं कह सकता कैसे महसूस हो रहा है। आपने अगर ऐसा बोला है थोड़ा ब्लैंक सा फीलिंग आता है। थैंक यू सो मच। कि आपने काफ़ी मूवीज़ करी हैं, 2002 से आप मूवीज़ करते हुए आ रहे हैं और अब आप तितली कर रहे हैं, तो इसमें एक्सपीरियंस आपका अब तक का और तितली का एक्सपीरियंस कैसा डिफर रहा है? देखिए डिफरेंस तो है ही, बिकॉज जैसे जैसे इंसान काम करता है आप थोड़ा सीखते हो, लेकिन आप ये भी साथ साथ पता लगता है कि कितना कुछ सीखने को भी और है। हर प्रोजेक्ट के साथ कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं तो हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि ऐसी फिल्म साइन करूँ, ऐसी फिल्म का हिस्सा बनूँ जहाँ पे ना सिर्फ काम हो या 4 पैसे बन जाए बट ऑल्सो कुछ सीख के निकलूँ वहाँ से। सो आई एम वेरी हैप्पी कि तितली जैसी फिल्म मेरे पास आई, और इतना कि कनु और शरद को इतना भरोसा था मेरे भी कि मैं ऐसा किरदार निभा पाऊँगा, बिकॉज ऐसा मैंने किरदार पहले किया नहीं है। फिर भी उन्होंने अगर इतना मुझ में फेथ दिखाया कि मैं एज एन एक्टर ये कर पाऊँगा, तो ये मेरे सौभाग्य है। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। बाकी 12 साल में और क्या चेंज हुआ है, ये कि घूम घुमा के वहीं फिर से आगे मेरी शुरुआत इंडिपेंडेंट फिल्मों से हुई। उसके बाद बीच में मैंने कुछ कमर्शियल फिल्म्स भी करी। अब फिर वही कि कमर्शियल फिल्म्स उसका एक्सपीरियंस मेरा कोई खास नहीं रहा है टू से, बिकॉज कमर्शियल फिल्म्स का मैं देखता हूँ अक्सर कि ये नहीं होता कि अगर आपने एक सपोर्टिंग रोल किया और आपने अच्छा काम किया तो अगली बार आपको प्रमोशन मिल जाएगी और आपको लीड रोल मिल जाएगा। वो नहीं होता वहाँ पे आप जो करते हो उसी में ही आपको और ढालते रहते हैं। इंडिपेंडेंट सिनेमा में फिर भी ऐसा नहीं है कि आप, बिकॉज मे बी रिसोर्सेज उनके कम होते हैं और आइडियाज़ उतने ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं कि आपको फिर भी मौका मिल जाएगा कि आप कुछ नया करें, बट मेन स्ट्रीम सिनेमा आपको शायद वो इजाज़त उतनी नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं किरदार को चाहे जो भी फिल्म है वो एक टाइगर या कई सारी फिल्में जो भी आप करते हैं उसमें जो आपका किरदार होता है वो दमदार होता है, मजबूत होता है और कई नए लोग देखने आते हैं आपको। तो तितली का जो किरदार है, जो विक्रम का किरदार है, वो क्या उस तरह या उससे कहीं ज़्यादा ऊपर होगा? क्योंकि आपने जब फिल्म आपके पास आई होगी, आपने साइन किया होगा, स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, उस दौरान मतलब क्या था कि यार ये और भी इसका लेवल जो होगा और ज़्यादा होगा? देखिए यही जैसे मैंने कहा, जब कनु और शरद ने कहा कि उन्होंने ये किरदार मुझे दिमाग में रखते हुए लिखा है, तो क्यों मुझे अच्छी और मतलब खुशी की बात इसलिए थी कि ऐसा किरदार मैंने पहले नहीं किया। सो अगर कोई निर्देशक या लेखक आपके बारे में सोचता है ऐसा किरदार लिखते हुए जैसा आपने नहीं किया, तो ये उसका सौभाग्य है। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट कि इतना फेथ उनमें था मुझ में। नहीं तो जैसा मैंने कहा ना, ये बिजनेस में आप जिस रोल में आप सक्सेसफुल हो जाएं वैसे ही रोल्स आपको और मिलने शुरू हो जाते हैं। सो मेरी शुरू से ही ये कोशिश रही है कि मैं जितना अलग से अलग काम कर सकूं बिना रेपिटेशन के पहले एटलीस्ट करूं। तो तितली ऑफ कोर्स जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा किरदार नहीं है जैसा आपने अभी तक कोई मुझे करते देखा है। एक था टाइगर का बहुत अलग तरह का कैरेक्टर था, ये उससे भी कहीं अलग है। खोसला का तो बिल्कुल ही अलग था। सो
बीच में जो भी मैंने किरदार किए वो भी ऐसा कुछ मैंने पहले नहीं किया। जी जी, कहीं ना कहीं ये किरदार भी एक पहचान बनने वाली है आगे की जब फिल्म रिलीज होगी, तो कहीं आपकी जो एक पहचान, विक्रम का एक अलग पहचान देने वाली है, ऐसा मान सकते हैं। देखिए ये तो हर फिल्म के साथ होता है। जब खोसला का घोषणा लगी थी तो उसके 1 साल बाद मैं कहीं बाथरूम नहीं जा पाता था। बाथरूम में खड़े होते तो साथ वाला आप मुड़ के आपको देखता है और अचानक बोल देता है यहाँ पेशाब करना मना है। सो जो आप किरदार करते हैं वो लोगों को जब कनेक्ट करता है वो इट डज, मतलब आपकी लाइफ को अफेक्ट करना शुरू कर देता है, आपकी जिंदगी का एक हिस्सा सा बन जाता है। तो आई गेस विक्रम का भी वैसा ही होगा। पोस्टर में देख रहे हैं आपके हाथ में हथौड़ी, ये क्या रिमार्क करता है, क्या बताने वाला? ये बताता है जी कि मैं चीजें ठीक करता हूँ जी। जैसे जैसे वो फिल्म देखिए आप, उसमें उसमें जो मैंने ठीक किया है अपना तितली को, वो देखिए आप। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो मूवी को बहुत ज़्यादा सराहना मिली है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अगर इंडियन ऑडियंस और इंडियन जो पब्लिक व्यूअर्स हैं वो भी मूवी को उसी तरीके से सराहेंगे जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तितली का नाम हुआ है? बिल्कुल, तितली को, बिकॉज तितली, देखिए तितली जो फिल्म है वो फैमिली के बारे में, एंड फैमिली इज यूनिवर्सल, चाहे वो इंडिया हो, फ्रांस हो, रशिया हो, चाइना हो, फैमिली हर जगह सेम है, वो रिलेशनशिप्स हर जगह सेम है। बस जो तितली का सब्जेक्ट है कि किस तरह जो हमारी सोसाइटी की दूसरी डिस्पैरिटीज हैं, जो डिफरेंसेस हैं, हमारे सोसाइटी में जो आइडियलिज्म हम जो सीखते हैं लेकिन रियलिटी उससे कितनी अलग है, जब ये दो चीज़ें क्लैश करती हैं तो वो किस तरह से जो फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है उस पर क्या रिजल्ट्स होते हैं, क्या हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, क्या हम उनको कारपेट के नीचे घुसा देते हैं। जैसे एक चीज़ जो तितली ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था वो था जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो सब्जेक्ट है, कि हम लोग जब बच्चे पालते हैं तो हम पीट देते हैं किस चीज़ के नाम पे, कि हम बच्चे को सिखा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, डिसिप्लिन कर रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेटली हमको दूसरी जो सोसाइटीज़ हैं वो तो इससे आगे निकल चुकी हैं, कॉर्पोरल पनिशमेंट या मारपीट पिटाई नहीं अब अलाउड होती कहीं पे भी, आप बाहर के मुल्कों में देखें तो वेस्ट में वगैरह जो मोर इवॉल्व सोसाइटीज़ हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो उसकी बात ही नहीं होती। अगर बच्चे पिटते हैं तो बोलते क्या हो गया, फिर उन्होंने 4 लगा दी तो क्या हो गया। बट पॉइंट है कि हमको ये देखना है कि ये जो मेथड है ऑफ डिसिप्लिनिंग क्या ये सही है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि हम ये एहसास आदमी को कभी ना रहे गुस्से में कितना करना है कितना नहीं करना है, चाहे आप पेरेंट हैं चाहे आप टीचर हैं, कितनी मार बच्चे के लिए जरूरी थी और कितनी आपने उस वक्त गुस्से में कर दी। सो ये जो एक चीज़ थी तितली के बारे में जो मुझे जिसने आकर्षित किया था, बिकॉज थोड़ा मेरा पर्सनल उससे रिलेशनशिप है रहा है, मैंने देखा है कैसे ये वायलेंस फैमिली जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो जाती है। इस पे 1-2 अंग्रेजी फिल्में भी इस सब्जेक्ट पे बनी है अच्छी, बट हमारे यहाँ तो बात ही नहीं होती। हमारे यहाँ तो अगर कहने लगो कि बोल दिया अगर कि अरे बच्चे को ना मारिए, अरे मेरा बच्चा है तेरे को क्या है, हाँ, या फिर इतना मत मारिए, अरे ये सुनेगा नहीं, ठीक नहीं होता ये, पर क्या वो मार से ठीक हो जाएगा? मैं मानता हूँ कि नहीं, बहुत दूसरे तरीके हैं बच्चों को ठीक करने के, उनको सिखाने के, जो जिसमें एज एन एडल्ट ओनस आप पे है, आपको सिखाना है, एज टीचर एज पेरेंट अगर आपको सिखाना है, आपको और मेहनत करनी चाहिए, आपको और कंट्रोल दिखाना चाहिए कि मैं किस तरीके से बच्चे को सिखाऊं जहां इसको ना सिर्फ वो बात सीखे समझे बल्कि स्कार ना हो, कि ये ना उसको लगे कि यार ये तो ऐसा प्यार नहीं समझ में आया जहाँ पे हड्डियां टूट रही। अगर मैं बात करूँ शिवानी न्यू एक्टर्स हैं एंड शशांक जी फर्स्ट टाइम उनका भी डेब्यूट है, वो आपके साथ काम कर रहा है, तो जब आप मूवी साथ में डायरेक्ट हो रही थी तो कहीं आपको ये फील हुआ कि यार मैं इनकी हेल्प करता हूँ, थोड़ा सा मैं भी डायरेक्शन के अंदर इनकी मदद करता हूँ, बिकॉज दे आर न्यू एंड मैं काफ़ी पुराना हूँ? देखिए वो तो खैर थोड़ी फीलिंग्स ही होती है, आपको आप थोड़ा सीनियर महसूस करते हैं, आप कम अगर आपने 4 फिल्में की और दूसरे की पहली है, बट ज़्यादा मैंने यही देखा है कि जो फर्स्ट टाइम चाहे एक्टर्स हो चाहे डायरेक्टर्स हो ना, वो जब काम पे आते हैं उनमें इतना फ्रेशनेस और इतनी एनर्जी और पैशन होता है कि सबसे ज़्यादा तो मैं उनको देखता हूँ, मैं उनसे नोट कर रहा हूँ कि इनसे कितनी चीज़ें सीख रहा हूँ। बिकॉज एक तो फ्रेश अप्रोच है, जो लोग काम कर रहे हैं 10 सालों से 20 सालों से वो कहीं ना वो खराब हो जाता है, बट ये लोग आते हैं फ्रेश
पर्सपेक्टिव लेके, फ्रेश एनर्जी लेके। तो थोड़ा बहुत अगर वो हमसे जो पुराने हैं उनसे अगर सीखते भी हैं तो मजा ये है कि जो पुराने हैं वो भी नए से सीखते हैं कुछ ना कुछ। तो मैंने तो हमेशा नए फिल्म डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया है, नए एक्टर्स के साथ भी, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, बहुत मजा आता है। आप पर्सनली फैमिली इंस्टीट्यूशन में कितना बिलीव करते हैं? मैं बिल्कुल इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली में बिलीव करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, हर इंस्टीट्यूशन जो है उसको वक्त के साथ बदलना पड़ता है, उसको बदलती वैल्यूज के साथ बदलना पड़ेगा, नहीं तो वो इंस्टीट्यूशन अजीब सा हो जाएगा। एक अजीब सी मॉडर्न आर्ट का पीस लगेगा आपके कमरे में, क्योंकि अगर नहीं बदलेगा साथ। सो उसी तरह मैं मानता हूँ चाहे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, इसको वक्त के साथ बदलना चाहिए, बदलना पड़ेगा। जी, तो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से फैमिली किस तरह से होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, जैसे आपके दिल में लगता है मेरी फैमिली? वो मुझे नहीं पता। देखिए प्रॉब्लम क्या है, हम सीखते कुछ हैं, फैमिली, आदर्श पिता, आदर्श माता, आदर्श बेटा, आदर्श भाई, आदर्श बहन, ये क्या है? आपके मम्मी पापा ने भी सिखाया, आपके मम्मी पापा ने भी सिखाया, आपके मम्मी पापा ने भी सिखाया। लेकिन जब आप 20 साल 30 साल जिंदगी जीते हैं तो आप देखते हैं यार ये तो मम्मी पापा ने नहीं सिखाया था, लेकिन ये मम्मी पापा के साथ हो रहा है, बीच में हो रहा है, या पापा बेटे के बीच में हो रहा है, या भाई बहन के बीच में, या भाई भाई के बीच में हो रहा है। ये दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि या तो आप अपनी जो टीचिंग है वो थोड़ी रियलिस्टिक रखें, ठीक है ना। जैसे बाहर के मुल्कों में उतना ओनर्स माँ बाप 18 साल तक 20 साल तक पालते हैं बच्चे को, फिर बाहर कर देते हैं, तो तुम जाओ बेटा, तुम जो करोगे तुम्हारा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन होता क्या है हमारे यहाँ, माँ बाप करेंगे, फिर जब बच्चों की बारी आती है माँ बाप का ध्यान रखने, तब बच्चे पुरानी दुश्मनियां कभी निकालते हैं, कभी उनको मम्मी तंग आ जाते हैं, यार हमारे मम्मी पापा तो साथ में रहते हैं, यार ये कर रहे हो, मैं वो भी करना चाहता हूँ। सो आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट्स ये जो आते हैं वो क्यों आते हैं, वो इसीलिए क्योंकि हम जो आदर्श रिलेशनशिप दिखाते हैं वो रियलिटी हमें नहीं करने देती। सो आई थिंक या तो हम उन आदर्शों को दोबारा देखें, या हम अपनी रियलिटी उस तरफ फिक्स करें कि ज्यादा आदर्श हो सके। बट कॉन्फ्लिक्ट तो है डेफिनेटली, इसमें तो आई एम श्योर आप लोग भी एग्री करेंगे। अगर आप फैमिली कल्चर की बात करें तो आपको पता है इंडिया का फैमिली कल्चर टोटली डिफरेंट है, एंड इंटरनेशनल अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वहाँ का फैमिली कल्चर टोटली डिफरेंट है, और हमारे आदर्श भी अलग है। बिल्कुल, यूरोपियन आदर्श और इंडियन आदर्श बहुत अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तितली को इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी सराहना मिली है, हालांकि उसके अंदर जो भी फैमिली कल्चर दिखाया गया टोटली इंडियन दिखाया गया। तो क्या आपको लगता है ऐसा रणवीर शोरे कि भाई लोग बाहर वाले यूरोपियन कंट्रीज वाले लोग इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें ये चीज़ पसंद आई है, या उसको जो मूवी को इतनी सराहना मिली ये रीज़न रहा है या कुछ और? नहीं, देखिए जो तितली को यूरोप वगैरह में सराहना मिली है उसका लेना देना एक ही चीज़ से है कि तितली जो फिल्म है वो फैमिली के बारे में है, एंड फैमिली काफ़ी हद तक यूनिवर्सल है। जो रिलेशनशिप्स हैं वो यूनिवर्सल है, बाप बेटे का रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, या पेट्रियार्की हो, जो सिस्टम ऑफ पेट्रियार्की है जहाँ पे आदमी जो कहता है वही चलता है, अपने बल, वो सिर्फ अपने बल पे ही सब कुछ करवा लेता है, तो ये जो इश्यूज हैं ये यूनिवर्सल है। तो तितली उन चीज़ों के बारे में बात करती है, तो शायद इसीलिए बाहर भी सराही गई, और इसलिए मैं समझता हूँ इंडिया में भी सराही जाएगी। ये नाम क्यों ये हुआ? अरे ये तो फिल्म का डायलॉग है, आप कहीं शिवानी तो नहीं है, ये हमारी फिल्म का डायलॉग है। तो तुम्हारा हाथी घोड़ा चीता कुछ भी रख देते, तुम्हारा नाम तितली क्यों रखा? तो ये तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा, या आप कन्नू को पूछे, इसके पीछे कहानी है, लेकिन मैं समझता हूँ कन्नू बताएगा। जी रणवीर, कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सीरियस किरदार करने की तरफ जा रहे हैं, जो आपने शुरुआत की थी। सर ये पिछले साल हैप्पी एंडिंग करी है, हैप्पी एंडिंग पिछले साल करी है, हैप्पी एंडिंग। बाकी जो एक का टाइगर या ये फिल्म है, या हौसला का हौसला, जो भी हौसला का हौसला फनी थी, वो फनी थी, लेकिन वो हम जो मैंने खुद देखा है आपके स्टार वन पे जो आपकी सीरियल रंगीन और कौन, हाँ वो सबसे उसमें कॉमेडी थी, ये लोगों को बहुत पसंद आता था, खासकर आपके लिए। तो कॉमेडी आप छोड़ रहे हैं या फिर सीरियस? नहीं छोड़ रहा हूँ, नहीं ऐसी मतलब मेरी शादी नहीं होती कॉमेडी से, फिर मैं छोड़ रहा हूँ। नहीं नंबर तो देखिए, आई एम एन एक्टर, ठीक है, और आप भी इंसान है, आप भी जानते हैं दिन में आप कितनी बार हंसते हैं, कितनी बार आप रोते हैं, कितनी बार आपको गुस्सा आता है,
तो कोई भी इंसान एक चीज तो है नहीं। तो किसी भी एक्टर से ये एक्सपेक्ट करना कि क्योंकि उसकी एक कॉमेडी फिल्म चल गई कि वो अब कॉमेडी ही करता जाए, ना सिर्फ एज इंटरव्यूअर मैं समझता हूँ नाजायज है, एज जो फिल्म इंडस्ट्री भी अगर वो चाहती है कि आप कॉमेडी करते वो भी नाजायज है, क्योंकि वी आर नॉट वन थिंग, पीपल आर डिफरेंट थिंग। एंड एज एन एक्टर मेरा ये काम है कि मैं अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करूँ, ड्रामा एक्सप्लोर करूँ, कॉमेडी एक्सप्लोर करूँ, ट्रेजेडी एक्सप्लोर करूँ। सो वही है कि मैं जैसे शुरू से मेरी कोशिश ये रही कि मैं अलग अलग तरह की फिल्में, अलग अलग तरह के रोल्स कर पाऊँ। और वही अगर आप मेरी फिल्में भी देखें फ्रॉम एक छोटी सी लव स्टोरी से आज तक, तो आप देखेंगे कि रेपिटेशन से हमेशा मैं दूर रहा हूँ। मैं हमेशा हर बार कुछ नया मिला है तो उस पर पकड़ लिया। जी पहली बार आप जब आपको देखा आते हुए तो आपका जो लुक है बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। तो ये अभी नई आने वाली फिल्म की तैयारी है या फिर नहीं? ये बिल्कुल मैं बोर हो रहा हूँ। लेखक लग रहे हैं आप या फिर साइंटिस्ट लग रहे हैं? हाँ, मैं कुछ नया इजाद करने वाला हूँ और ये उसी से मैंने बाल आइंस्टाइन की तरह कटवाए। जी जी ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बट एक्चुअली मैं कुछ इतना फील नहीं कर पा रही हूँ। सब वहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम लग चुका है, मे बी सिंक इन नहीं हो रहा है। मुझे जब फिल्म मिला भी था तो आई थिंक लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, मुझे बहुत कैसा लगा तुमको वायरअप का फिल्म मिला, पर जो प्रोसेस था वो सो डिफिकल्ट कि मैं इवेंचुअली समझ ही नहीं पाई जब फिल्म मिला। तो मतलब मैं परसों हम लोग ऑन फ्लोर जा रहे हैं तो मुझे 2 दिन पहले रात को बुला के बोल दिया उन्होंने, अच्छा शिवानी सो यू आर डूइंग द फिल्म। तो वो अगर तुमने ऑडिशन दिया है एंड तुम्हें कोई कॉल करके बोलता है हे अच्छा यू आर सिलेक्टेड फॉर द फिल्म, वो एक अलग फील होता है, तब शायद कुछ बहुत एक्साइटेड फील होता होगा। मुझे जिस तरीके से मतलब आई वॉज इन द प्रोसेस और मैं काफ़ी कैरेक्टर हो चुकी थी, मतलब वो कैरेक्टर के पेन में इतना फील कर चुकी थी कि शिवानी का एक्साइटमेंट शायद पीछे कहीं हो गया था, तो मैं तब भी इंजॉय नहीं कर पाई थी। अब रिलीज हो रहा है तो लोग बोले अब कैसा लग रहा है, तो इतने टाइम बाद रिलीज हो रहा है कि मतलब आई वॉज वेटिंग, इट्स बीन लॉन्ग टाइम कि आएगा फिल्म आएगा, तो वो भी नहीं आ रहा था। तो इसलिए अभी फिर एक्साइटमेंट कुछ इतना खास नहीं हो रहा है। आई एम अ बिट नर्वस ऑफ कोर्स बिकॉज मेरा फर्स्ट फिल्म है जो दिखेगा लोगों को, शायद पूरा मेरा करियर डिपेंड करता है, तभी लोग मुझे कॉल करके बुलाएंगे अगर उन्हें मैं अच्छे लगूंगी। सो ऑल डिपेंड्स ऑन दिस फिल्म। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, खासकर जो इतने सारे लोग थे उसमें इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? किस तरह बहुत अच्छा सीखा आपने? बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और सबके साथ एक्चुअली डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा। सो मेरा फर्स्ट फिल्म है तो बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट था मेरे लिए। एक्चुअली मैंने कभी एक्टिंग किया नहीं था उससे पहले, सिर्फ मैंने एक ऐड किया था जहाँ से इन्होंने मुझे स्पॉट किया था कि अच्छा ये सैड वाली लड़की को भी ऑडिशन कर लें, मैंने चलो ठीक है कर लेते हैं। सो तब मेरे को ऑडिशन करने के लिए बुलाया, तो बहुत सारे लोगों का ऑडिशन हुआ था, मैं शायद उनमें से लकी वन थी कि मुझे चांस मिल गया। और लकी भी नहीं कहूँगी, मैंने एक्चुअली बहुत मेहनत करी है इस कैरेक्टर को। मेरे लिए ईजी है, जो लोग बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें तो आसानी से, तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, कॉलेज से तुम्हें एक दिन कॉल आया, तुमने ऑडिशन दिया, हो गया, बट एक्चुअली इतना ईजी था नहीं। बिकॉज मैं जब प्रोसेस में थी तो मेरे साथ मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाके मुझे कैरेक्टर मिला है। मुझे बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती थी और मैंने एक्चुअली एक्टिंग सीखी है वो 2 हफ्ते के अंदर, और आई थिंक सो 2 हफ्ते के अंदर एक्टिंग सीखना इतना भी ईजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, थप्पड़ वप्पड़ खाया मैंने, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था सब कुछ। पर एज अ पर्सन मैंने बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ एज अ एक्टर नहीं, मैंने एज अ पर्सन बहुत चीज़ें सीखी हैं इस प्रोसेस में। आई वॉज वेरी रॉ, आई वॉज वेरी अनएक्सपोज्ड, और मैंने चीज़ें देखी यहाँ पर। अतुल जो हमारे एसोसिएट डायरेक्टर और जिन्होंने मतलब कास्ट भी किया है बेसिकली, उनकी वजह से मैंने एक्टिंग सीखी है। तो मेरे फर्स्ट एक्टिंग टीचर अतुल सर हैं, और जितना भी मुझे आ जाता है ऑल क्रेडिट गोज टू हिम एंड हिज पेशेंस बेसिकली। अदरवाइज वो पेशेंटली मुझे हैंडल नहीं करते और गिव अप कर देते तो शायद मैं नहीं सीख पाती। इफ यू टॉक अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ कास्टिंग, जब आपको कास्ट किया जा रहा था मूवी में, हमें पता चला है काफ़ी दिक्कतें आपको फेस हुई, फिर आपके कई ऑडिशंस हुए, उसके बाद भी एक टाइम ऐसा नहीं आया आपके माइंड में कि यार नहीं इतने ऑडिशन ले लिए अब तो लगता नहीं होगा, और अगर आप बुलाते भी ऑडिशन के लिए तो मैं नहीं जाऊँगी? एक्चुअली मुझे पता नहीं था एक्टिंग, ये कास्टिंग प्रोसेस होता कैसे है, या शायद मैं अगर पहले बॉम्बे आई होती, मैंने देखा होता प्रोसेस क्या है तो मुझे पता होता, मुझे कुछ पता ही नहीं था, तो मुझे लगता था शायद ऐसे ही होता होगा कास्टिंग। तो मुझे आज फर्स्ट ऑडिशन हुआ था 9 फरवरी को, और मुझे इन्होंने रिजल्ट बताया था 18 अप्रैल को कि चलो तुम फिल्म करो, नहीं 18 अप्रैल नहीं सॉरी 18 मार्च को कि तुम फिल्म कर रही हो, क्योंकि हमारा फिल्म 10 अप्रैल वॉज द फर्स्ट डे जब हमने शूट स्टार्ट किया था, दैट वॉज माई सिस्टर्स बर्थडे, तो मुझे इसे याद भी है। सो और वो अभी भी खुद को ही लकी मानती है इसलिए कि बिकॉज इट वॉज माई बर्थडे तो तुमको फिल्म मिल गया, चलो ठीक है, तुम्हारा फिल्म मेरे बर्थडे वाले दिन से शुरू हुआ है।
सो 8 जब हमने फरवरी में स्टार्ट किया तो मेरा फर्स्ट ऑडिशन था, पहले दिन तो ऑडिशन ही नहीं लिया, फिर सेकंड ऑडिशन दिया, बुलाया, इंट्रोडक्शन लेके भेज दिया, फिर बॉम्बे बुलाया, बॉम्बे में वर्कशॉप्स दिए, फिर कुछ 27 या 28 को मैं वापस दिल्ली गई, फिर रिजल्ट नहीं बताया बिकॉज मतलब उनको वो नहीं मिल रहा था जो उनको चाहिए था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा चलो ठीक है बॉम्बे घूम के आओ वाला सीन था। इवन मुझे भी पता था कि ये पॉसिबल नहीं है ईजिली, शायद नहीं देंगे फिल्म, तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। ये शायद एक अच्छी चीज़ रही मेरे साथ कि मैंने उम्मीद नहीं लगाई कि मुझे तो वायरफ का फिल्म है, कौन सा मुझे दे देंगे, और मेरा तो फर्स्ट मतलब ऑडिशन है तो मेरे लिए एक्सपीरियंस है, तो आई वॉज टेकिंग इट मोर एज एन एक्सपीरियंस, तो बहुत इंटरेस्टिंग था वो सारा प्रोसेस। फिर इवेंचुअली मुझे पता चल गया कि चलो ठीक है। Yeah, if you talk about the poster look of Shivani, so we can see that it's very sophisticated looking girl. So क्या कहना है? This poster? Yeah, very simple girl. She's not at all simple. नहीं, थोड़ा सा गुस्सा है चेहरे पे, किस चीज को लेके गुस्सा? परेशान नहीं लग रही आपको थोड़ी? परेशान नहीं, गुस्सा, परेशान गुस्सा। नहीं, look काफी सिंपल है, परेशान वो तो एक अंदर से आती है, बट एक अगर हम लुक की बात करें सिंपल, एक चुटिया वाली लड़की सिंपल मांग निकाले बैठी, तो ये इस टाइप का लुक आपका मतलब क्या करेक्टर आपको पेश किया गया है आपको? ये आई गेस एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है, और मैंने बहुत सारी लड़कियां, मतलब पहले मैं बिलीव, मुझे आई वॉजंट वेरी हैप्पी विद दिस थिंग कि मुझे लग रहा था ये क्या कैरेक्टर दे दिया है, तो कपड़े अच्छे नहीं पहना रहे हैं, लुक अच्छा नहीं दे रहे, मैं हीरोइन ही नहीं लग रही हूँ, बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ हीरोइन, तो मुझे लगा मैं हीरोइन नहीं लग रही हूँ, मेरा करियर खत्म यहाँ से। इनका एक फिल्म करेंगे, नेक्स्ट फिल्म में बोलेंगे लड़की तो सुंदर ही नहीं है, ये तो अच्छी दिखती नहीं है, शिकांत मतलब बस एक्टिंग करी, वो स्टाम्प लगा देते ना हमारे इंडस्ट्री में कि ये तो यही टाइप का सिनेमा करेगी, तो मुझे लगा था ये तो मेरा करियर खत्म। बट देन आई रियलाइज कि मैं जब कैरेक्टर, मुझे लगता था शायद मैं दिल्ली से हूँ, तो मुझे लगता था यार मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, पर मैं ऐसे कपड़े तो नहीं पहनती, ये पता नहीं अलग ही। बट हम लोगों जब जिस एरिया में हमने जब शूट किया, आई गेस एवरी सेकेंड पर्सन वॉज वेयरिंग द सेम क्लोथ्स, हर कोई ऐसा ही था, वो सिंपल सलवार कमीज, ऐसा दुपट्टा लेना, वो पोनी करना, तो वो सब चीज़ें बहुत मतलब आई थिंक हमने जहाँ पे शूट किया उसकी वजह से भी बहुत हेल्प हुआ मुझे पर्सनली, क्योंकि जब आप देखते हो तो आपको बिलीव ज़्यादा, आपका स्ट्रांगली यू स्टार्ट बिलीविंग कि अच्छा ऐसा चीज़ें होता है, एग्जिस्ट करता है। और नीलू बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बिल्कुल भी सीधी लड़की नहीं है, ऑफकोर्स वो टिपिकल लड़की है, लड़कियाँ सारी सीधी होती हैं आई गेस, तो वो सीधी तो है, थोड़ी सी इमोशनली बेवकूफ़ बनती है, हमें लगता है बहुत स्मार्ट है, बट इतनी स्मार्ट नहीं है वो, बट शी इज़ वेरी मैनिपुलेटिव, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, शी एक्चुअली नोज कि उसे क्या चाहिए लाइफ में, तो वो सब कुछ उसके हिसाब से ही करती है। जी, फाइनली आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लिए कितनी क्या है और कितना एक्सपेक्टेशन है? ऑफ कोर्स मेरा फर्स्ट फिल्म है तो मेरा एक्सपेक्टेशन तो अच्छा खासा हाई है इससे, और तितली मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तितली मेरे होता है ना लाइफ में एक जो फर्स्ट एक्सपीरियंस सबके लिए स्पेशल होता है, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस अगर ऐसा होता है तो वो और भी स्पेशल होता है। आई गेस बहुत सारे टाइप का सिनेमा बनता है, बॉलीवुड में बहुत अलग तरीके की फिल्में बनाई जाती हैं, शायद मैं वहाँ करते करते 10 साल में शायद मुझे ये फिल्म करने को मिलता, बट अभी बिकॉज ये मेरा फर्स्ट फिल्म है, लोगों को शायद 10 साल के बाद ऐसा कुछ फिल्म करने को मिलता है, मुझे फर्स्ट फिल्म ऐसा मिल गया है जिसमें इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मुझे पोर्ट्रे करने को मिला, मेरा फर्स्ट फिल्म में मुझे इतना अच्छा रोल मिला, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको एज एन एक्टर बहुत कुछ मिला है, मुझे एज एन एक्टर मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं, और आई थिंक सो कि ये लाइफ में मुझे दोबारा शायद पता नहीं कब मौका मिलेगा कि मुझे इस टाइप का सिनेमा और इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पोर्ट्रेट, अदरवाइज शायद मैं सिर्फ हीरोइन ही बन के रह जाऊँ अब आगे, आई डोंट नो, बट अगर हम बात करें आपके करेक्टर की, आपने कभी इस टाइप के ना कपड़े पहने ना इस टाइप का कभी लुक रखा है, ऑल्दो यू बिलोंग टू अ मीडियम क्लास फैमिली, एंड मूवी के अंदर भी ये मीडियम क्लास फैमिली गर्ल ही दिखाई गई है, तो जब आपको स्क्रिप्ट पोर्ट्रे करी गई और आपको बताया गया कि आपको इस तरीके से प्ले करना, तो आपके माइंड में क्या थॉट आई यार, मतलब मैं भी मीडियम से हूँ बट ये कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रोवर्ट दिखा रहे हैं कि इतना डाउन, और फिर मुझे उस तरीके के करेक्टर में ढलना, तो कुछ क्या परेशानी है आपको वहीं इसमें? एक्चुअली मैं सलवार कमीज़ तो पहनती ही नहीं थी, मुझे याद है मैंने पहली बार सलवार कमीज़ शूट के लिए खरीदे थे, मुझे ब्रीफ कॉल करके बोला था कि ऑडिशन में तुमको सलवार कमीज़ पहन के, जब मैं शॉर्टलिस्ट हुई थी बॉम्बे आ रही थी तो मैं जाके स्पेशली शॉपिंग करके आई थी सलवार कमीज़ की, आई वाज़ वेरी कंफर्टेबल, पर ऐसा नहीं मैंने लोगों को देखा नहीं था, मेरे पापा की बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, काफ़ी हद तक इस टाइप का फैमिली, मतलब वो मैंने उनको सिर्फ बचपन से सलवार कमीज़ में ही देखा है, वो मुझसे सिर्फ 2-3 साल बड़ी थी, और वहाँ पे है थोड़ा मेल डोमिनेंस मुझे पर्सनली फील होता है, मतलब मेरी फैमिली थोड़ी डिफरेंट है, हम थोड़े से ज़्यादा लोग बोलते भी हैं अच्छा तुम्हारी बेटी ऐसे, आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, ये रेगुलर क्वेश्चंस होते हैं कि अच्छा इसकी शादी नहीं करोगे, इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तुम कोई लड़का नहीं देख रहे हो, बट मेरे पेरेंट्स डिफरेंट है तो वो चीज़ों को इतने ऐसे नहीं लेते हैं कि ठीक है वो जो, इनफैक्ट मेरी दादी स्पेशली मेरी दादी बहुत मॉडर्न है, तो शी इज़ लाइक अगर उन्हें कोई आके बोलता भी है कि तुम नहीं, तो बोलती हैं अरे
अपने आप करेंगे आजकल के बच्चे। तो मेरी फैमिली डिफरेंट है, लेकिन हाँ मेरे आसपास मैंने सारी फैमिली जैसी देखी है, तो इट वॉज समथिंग वेरी न्यू टू मी। कैरेक्टर वाइज नीलू स्ट्रांग है, शिवानी भी बहुत स्ट्रांग है, तो मैं पर्सनली बहुत स्ट्रांग हूँ। डिफिकल्ट ये था कि मैं बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं पाती, जैसे नीलू का रिलेशनशिप है अपने से 10 साल बड़े लड़के से, मेरा तब तक कोई रिलेशनशिप ही नहीं था, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कैसे रिलेट करूँ। बट आई थिंक धीरे धीरे ये सब वर्कशॉप्स और समझते समझते व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग अ कैरेक्टर, मेरे को स्क्रिप्ट नहीं मिला था एक्चुअली, जब आपको स्क्रिप्ट मिल जाता है, आप स्क्रिप्ट पढ़ लेते हो एक बार, यू जस्ट गो थ्रू द थिंग, तो आप फील कर पाते हो ना कि एक ऐसा कैरेक्टर है और बेसिकली इसका क्या जर्नी है, तो उसके बाद आई थिंक वॉज ईजी, इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।